हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th 2019 के पेपर का हल देख रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 7 से लेकर 9 तक प्रश्नों का हल देखा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 7 से लेकर 12 तक प्रश्नों का हल देखेंगे। तो यदि आपने जो पिछले के जो पार्ट हैं वो यदि नहीं देखें तो आप हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो 10वां प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 2 नंबर के हैं, तो आपको किन्हीं दो का करना है। आपको 4 दी गई हैं इसमें, तो मैं आपको चारों बताता हूँ, लेकिन आपको इसमें 2 ही करना है। तो इसका जो संधि करना है हमें सु प्लस आगतम अर्थात स्वागतम, इसमें यड़ संधि है। गुरु आदेशा, तो इसमें होगा गुरुवादेशा। तीसरी है महा प्लस औजा यानी महोजा। चौथी है तदा प्लस एव तदैव। मैं आपको इसका दिखा दे रहा हूँ, आपको लिखना कैसे किस तरह से वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है 10वें का का। मैं आपको दिखाऊँ तो ये है 10वें का का। आपको डालना है 10वें का का, फिर लिखना है पहला स्वागतम, इसमें यड़ संधि है। गुरवा देशा, इसमें यड़ संधि है। महोजा, इसमें वृद्धि संधि है। चौथी तदैव वृद्धि संधि। इस तरह से आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको दिखाता हूँ। तो अगला प्रश्न है खा कि निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति कम बहुवचन में लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। तो इसमें आपको पहला है फल अथवा मति। तो आपको इनमें से चाहे फल का मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिख दीजिए रूप, या मति का, दोनों में से आप किसी एक का लिखेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों के दिखाता हूँ। उसके बाद दूसरा दिया गया है तद स्त्री। इसमें अथवा इन्होंने लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है। यहाँ अथवा प्रिंटिंग हो, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो इसमें अथवा लिखना चाहिए। चाहे मतलब तद के स्त्री के रूप लिख सकते हैं या युष्मद के रूप लिख सकते हैं। तो हम यदि आपने पढ़े होंगे, तो हम पहले इसको देखते हैं, फल के और मत के रूप। तो फल के षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप इसमें दिए गए हैं। आपको ये है खा, 10वें का खा आपको लिखना है। फिर लिखना है पहला फला नाम। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का ये रूप है फला नाम, फल का। और मत का जो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है वो मती नाम, लेकिन आपको एक ही लिखना है वहाँ। ठीक है, मैंने आपको 2 को बता दी। उसके बाद हम दूसरे के देखें, वो तद स्त्रीलिंग। तो उसका यदि हम देखें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन तो तासाम होता है। और हम युष्मद का देखें तो इसका इस्माकम होता है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। तो इस तरह आपको लिख देना है। एक आपको एक ही का लिखना है, फल का या कमती का, या मतलब युष्मद का या तद स्त्री लिंग का। तो इस तरह से आपको लिखना है। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, तो किसी एक की करना है आपको। इसमें 4 दिए गए हैं, आप तो जो आपको पता है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चारों के दिखाता हूँ कैसे किस तरह से आपको लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो वो लिखना है कि 10वें का ग, प्रश्न उत्तर संख्या 10वें का ग। फिर इस तरह से आपको सरणी बनानी है। पहली बात तो एक ही का लिखना है, लेकिन यहाँ चारों मैंने बताए हैं इसमें लिखे गए हैं।
तो इस तरह से आपको लिखना है। आपको डालना है धातु, लकार, पुरुष, वचन, फिर किसी एक का लिखना है। इसमें चारों लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला है पठ, इसकी जो मूल धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो इससे पठ, इसमें जो लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार, पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष है ना, और वचन की बात करें तो एक वचन है। अब हम दूसरा हस की बात है, इसमें धातु मूल रूप है धातु इसकी तो हस है, हस माने हंसना, और लकार तो लोट लकार, पुरुष प्रथम, और वचन बहुवचन हो गया। उसके बाद हम पचित की बात करें तो इसमें पच धातु हो गई, लकार लकार हो गया, पुरुष उत्तम हो गया, वचन बहुवचन हो गया। चौथा है दृश, तो ये मूल रूप हो गई धातु, और लकार की बात करें तो लट लकार, पुरुष मध्यम, और वचन एक वचन। तो इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सिर्फ एक ही करना है इसमें से, मैंने आपको चारों बताए। तो अगला प्रश्न है घ, इसी प्रश्न के अंतर्गत है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का है, किन्हीं दो का ही करना है। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। तो हम देखते हैं ये वाक्य कैसे मैंने इसमें लिखे गए हैं। आप वीडियो बस करके नोट करते जाइएगा। तो इसमें पहला वाक्य है कि बालिकाएं घर जाती हैं। उसके बाद दूसरा है कि भारत हमारा देश है, और तीसरा छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। चौथा है तुम अपना कर्तव्य करो। सरल वाक्य है, लेकिन आपको उसमें 2 ही करना है इसमें से। तो आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। वाक्य पहला है कि बालिकाएं घर जाती हैं, तो ये इस तरह से बनेगा, बालिका गृहम गच्छन्ति, बहुवचन है क्योंकि ध्यान रखना, विसर्ग जरूर लगाना है। उसके बाद दूसरा था कि भारत हमारा देश है, तो भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारतम है नपुंसकलिंग है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। उसका तीसरा है कि छात्रान, बहुवचन है कि छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तो छात्रान द्वितीय व्यक्ति है, बहुवचन, छात्रान ध्यानपूर्वक पठनीयम, या यहाँ पर आप कर सकते हैं पठेउ, पठनीयम की जगह यहाँ पर ये प्रत्यय लगा हुआ है, पठेउ भी लिख सकते हैं, विसर्ग लगाना है। उसके बाद है चौथा है कि तुम अपना कर्तव्य करो, तो तुम स्वकर्तव्यम कुरु, क्योंकि ये इम्परेटिव है। अज्ञार्थक लोट लकार सी से कुरु, मध्यम पुरुष का। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 11वां है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, जरूर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 विषय दिए गए हैं। पहला है कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, दूसरा है क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, तीसरा है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, चौथा मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम, 5वां देश प्रेम। तो आपको 5 विषय दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें यदि आपको मैं इम्पोर्टेंट बताऊं तो इसमें ये पहला मैंने टिक भी कर दिया है, और एक 5वां है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने उदाहरण के तौर पर इस पर निबंध का नोट्स बनाया है अच्छी तरह से, और सरल भाषा में भी आप आसानी से याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको नोट्स, देखते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। बड़ी मेहनत से नोट्स बनाया है हमने। तो आपको लिखना है कि ये 11वां प्रश्न उत्तर संख्या 11वां, और जो पहला विषय आपको लिख देना है, फिर ऊपर हेडिंग डाल देना है जो आप विषय चुने। जैसे मैंने चुना है कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो मैंने आपकी हेडिंग यहाँ पर डाल दी। फिर आपको लिखना है, तो सर्वप्रथम आपको रूपरेखा लिख लेना है निबंध की, है ना। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर सोच लेता है कि बच्चा जानता है स्वयं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको रूपरेखा लगेगी, निबंध की रूपरेखा हेडिंग डालनी है, फिर लिखनी है रूपरेखा। पहले
रूपरेखा में जो आप हेडिंग जोड़ रहे हैं वही रूपरेखा में लिखना होता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग है कि प्रस्तावना, दूसरी है कि प्रदूषण का अर्थ, तीसरी प्रदूषण के प्रकार, चौथा जो हेडिंग पड़ेगी वह वायु प्रदूषण, पाँचवीं जल प्रदूषण, छठी है ध्वनि प्रदूषण, सातवीं है मृदा प्रदूषण और आठवीं रेडियोधर्मी प्रदूषण और नवीं है प्रदूषण के प्रमुख कारण, ठीक है। ये नवीं हेडिंग है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए ये छूट गया था। तो प्रदूषण के प्रमुख कारण ये भी हमने जोड़ा है और प्रदूषण से बचने के उपाय, ठीक है। ये पेन चल नहीं रहा। प्रदूषण से बचने के उपाय और 11वीं हेडिंग है लास्ट उपसंहार। उपसंहार प्रस्तावना ये प्रमुख हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रूपरेखा बना लेनी, उसके बाद आपको लिखना प्रारंभ करना। तो पहली हेडिंग है, तो इसमें पहली हेडिंग आपको डालना है प्रस्तावना, फिर इसमें लिखना है भूमिका भी आप लिख सकते हैं प्रस्तावना की। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। महानगरों में प्रदूषण इस सीमा तक बढ़ गया है कि लोगों के लिए सांस लेना भी कठिन हो गया है। यदि प्रदूषण पर समय रहते अंकुश ना लगाया गया है ना, तो ये समस्या अत्यंत भयावह रूप धारण कर लेगी। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इस संबंध में सचेत एवं जागरूक किया जाए। तो ये प्रस्तावना में इतनी बात हो गई, ठीक है। आपको आप एक बार पढ़ लें और अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मतलब यही लिखें। और हाँ, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम देखते हैं। अगली हेडिंग है दूसरी, प्रदूषण का अर्थ। मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रदूषण से संबंधित सभी बात इसमें आ जाए। तो प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक असंतुलन का ही दूसरा नाम प्रदूषण है। मानवीय हस्तक्षेप से जब प्रकृति के किसी एक घटक तत्व की मात्रा निश्चित मानकों से कम या अधिक हो जाती है तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये प्रदूषण किसे कहते हैं। तो ये तो दूसरी हेडिंग हो गई, ठीक है। अगली हेडिंग तीसरी है कि प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते होंगे कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो सामान्यतः प्रदूषण के, यहाँ पर के शब्द छूट गया है। सामान्यतः प्रदूषण के 5 प्रकार। सामान्यतः प्रदूषण नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। मैंने सोचा कि छूट गया। सामान्यतः प्रदूषण 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला कि वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण और जो पांचवा है वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। ये तो इनमें से प्रत्येक मानव जीवन के लिए हानिकारक। वास्तव में प्रत्येक जो प्रदूषण है ये 5 हैं, प्रमुख हैं। ये वैसे तो काफ़ी हैं प्रदूषण, आप जानते होंगे, प्रमुख यही है। तो ये हमारे जीवन के लिए वास्तव में हानिकारक है, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि होते क्या हैं आखिर और किस तरह ये होते हैं। तो वायु प्रदूषण के बारे में पहले हम जानते हैं। वायु प्रदूषण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें कि वायु प्रदूषण का तात्पर्य है कि वायु में हानिकारक गैसों का अनुपात अधिक होना, है ना। क्या होता है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और जब उनका अनुपात जब तक संतुलित रहता है तब तक तो प्रदूषण नहीं होता। जब असंतुलन, उनका जो संतुलन है बिगड़ जाता है, उनका जो अनुपात होता है यदि बिगड़ जाता है तो उसी के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है ना। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम या प्रभाषिक दृष्टि से कहें तो वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो लिखना कैसे आपको
सामान्यतः वायु में अनेक प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं, किंतु यदि इनका अनुपात बिगड़ जाए तो पारिभाषिक दृष्टि से ये कहा जाएगा कि वायु प्रदूषित हो गई है। ठीक है, इतना आपको लिख देना इस तरह से। तो अगली हेडिंग है 5वीं, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही सब जितने भी प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जल के दूषित होने को ही जल प्रदूषण कहते हैं, है ना। लिखना कैसे वो हम देखते हैं। तो सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। तो देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है, लेकिन हम इन्हीं नदियों में मिलों, मतलब जो मिलें होती हैं ना, कारखाने वगैरह हैं, का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप ही जल प्रदूषण हो रहा है। क्या होता है, नदियों में जो कारखाने वगैरह हैं, जो नदी के किनारे ही लगे हैं, उनका जो कचरा वगैरह है मूत्र, वो इन्हीं नदियों में जाता है ना। तो जो जल को प्रदूषित करता है, तो इन्हीं के कारण जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण के बारे में तो हो गया। अगली हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। तो जिसके नाम से स्पष्ट है कि ध्वनि के कारण उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, है ना। तो लिखना कैसे वो हम देखते हैं। क्या है कि अनेक प्रकार के वाहनों की आवाज़, कारखानों के मशीनों का शोर, है ना, नॉइज, लाउड स्पीकर व म्यूजिक सिस्टम आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। यही सब कारण हैं ध्वनि प्रदूषण के। आजकल हम देखते हैं कि शादी मैरिज वगैरह में काफ़ी बड़े लाउड स्पीकर लगा देते हैं, डीजे। लोग ये नहीं जानते इनसे क्या क्या हानियाँ हैं ना, वो मस्त रहते हैं। तो ये बहुत हानिकारक होता है ध्वनि प्रदूषण। ये बहरापन, निद्रा हमें नहीं आती है ना, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी डिस्टर्ब करता है ना। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है ध्वनि प्रदूषण। तो और हाँ, एक बात का आप देख रहे होंगे कि बीच में मैंने एक एक लाइन छोड़ी है। इससे क्या हो रहा है, देखने में सुंदर और स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है ना। तो आप भी ऐसा ही करिएगा और नोट्स आप बनाते जाइएगा। पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, एक लाइन छोड़िएगा, जिस तरह से मैंने लिखा है सुंदर लेख में लिखिएगा। तो अब हम मृदा प्रदूषण देखते हैं। मृदा प्रदूषण में नाम से स्पष्ट है कि मृदा की प्रदूषित होने के हुई मृदा प्रदूषण कहते हैं, है ना। मृदा प्रदूषण होता कैसे है, तो क्या होता है कि हम अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, जो रसायन है ना, उर्वरक वगैरह हैं, उनका प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, लेकिन वो ही मृदा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, है ना। तो हमें अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने खेतों में। होता क्या, इसी के कारण जो कीटनाशक वगैरह हम प्रयोग कर रहे हैं अधिक अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, इन्हीं के कारण आज नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो लिखना कैसे कि मृदा प्रदूषण का अभिप्राय है कि मिट्टी में दूषित रसायनों का मिल जाना। तो मिट्टी में कीटनाशक दवाइयों व नाना प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण होता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो अब हम आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम अगले जो हेडिंग है 8वीं वो देखते हैं। अगली हेडिंग है 8वीं, रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण आप जानते ही होंगे, नाम से स्पष्ट है। क्या होता है, आपने सुनी होगी घटना कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी जो आने वाली पीढ़ी है वो सही पैदा नहीं हो रही। कोई विकलांग है, कोई आँख से, मतलब ऐसा भी अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो वो सब इसी के कारण है, रेडियो धर्मी प्रदूषण के कारण। अब ये किस तरह से होता है, तो क्या होता है कि जब परमाणु वगैरह ये विस्फोट होते हैं तो उनसे परमाणु ऊर्जा निकलती है, और जब परमाणु विखंडन होता है तो उसके कारण
रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इनका। तो लिखना कैसे है आपको मैं बता रहा हूँ। आपको डालना है रेडियो, लिखना है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक व हानिकारक है। परमाणु ऊर्जा के लिए जब परमाणु विखंडन किया जाता है तो उससे अनेक प्रकार की रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर देती है ना। तो बहुत खतरनाक होती हैं। तो अब हम अगली हेडिंग देखते हैं नमी कि प्रदूषण के प्रमुख कारण। ये भी प्रमुख हेडिंग है तो इसलिए हमने सोचा इसको भी मिला दिया है। तो वैसे तो बहुत से कारण हैं लेकिन हमने प्रमुख कारण लिखे हैं कि प्रदूषण का प्रमुख कारण है कि औद्योगिकरण की तीव्र गति एवं वैज्ञानिक प्रगति। क्या होता है, औद्योगिकरण के कारण ये कारखाने वगैरह लगे हैं तो इनका भी प्रमुख योगदान है इस प्रदूषण करने के लिए। और वैज्ञानिक प्रगति क्या मतलब, ये परमाणु वगैरह नए नए परमाणु आविष्कार हो रहे हैं तो उनका जब विस्फोट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है तो रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। इनसे कारण ही रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो ये भी प्रमुख कारण है। बाकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है और वन कटाव हो रहा है। क्या वन कटाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए आवास चाहिए, तो आवास चाहिए तो वो वन कटाव करेंगे। तो ये प्रमुख कारण है हमने लिखा। वैसे तो काफ़ी है लेकिन इतना ही पर्याप्त है। ठीक है। तो अगली हेडिंग है कि प्रदूषण से बचने के उपाय। ठीक है। तो वैसे तो बहुत से उपाय हैं लेकिन इसमें मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, वो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। ठीक है। तो क्या क्या है हमने लिखे इनमें से कि पहला है कि सरकार कानून बनाकर लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोके तथा इन कानूनों का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान हो। ठीक है। दूसरा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। हमें लगभग वर्ष में लगभग 5 वृक्ष जरूर लगना चाहिए, है ना। तीसरा है कि वन कटाव पर प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा है कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम से कम किया जाए करना। ठीक है। और पांचवा है कि वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आजकल क्या है कि वाहन थोड़ी दूर जाना है तब भी वाहन का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पहले लोग पैदल ही यात्रा करते थे तो पहले स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज का व्यक्ति आलसी हो गया है ना। तो हमें वाहनों का कम से कम प्रयोग करना है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, आप अपने जीवन में अपनाइएगा इनको। ठीक है। और मैं भी कर रहा हूँ तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 11वीं हेडिंग है लास्ट भी उपसंहार। ये इम्पोर्टेंट है। तो सरकार क्या लिखना है उपसंहार। उपसंहार का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है उसका उपसंहार कैसे हो, ख़त्म कैसे हो, है ना। तो उपसंहार में ये लिखना होता है कि क्या क्या कदम है हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा, वो इसमें लिखना है। तो सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है, जागरूक है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। वास्तव में जब प्रदूषण नहीं होगा, हम पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, है ना। और आने वाली पीढ़ी भी अच्छा जीवन जी सकेगी, है ना। और अधिक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। सरकार के साथ साथ हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। यानी सरकार तो अपने कदम उठा रही है, साथ साथ में हमको भी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बना रहे, इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और स्वयं भी जागरूक रहना चाहिए। तो इस तरह ये निबंध पूरा होता है। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा ये नोट से बनाया गया जो निबंध है वो आपको समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की आपको। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रिवर्स करके और पॉज करके, ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और सुंदर लेख में लिखिएगा वहाँ पर। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां। आप देख पा रहे होंगे। तो 12वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर
निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 नंबर का है ये। तो ये ज़िले के आधार पर होते हैं। आपका जो ज़िला है, हर ज़िले का मतलब खंड काव्य अलग अलग होता है। तो इसमें कई ज़िले के दिए गए हैं, है ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सभी प्रश्न जो आपके ज़िले के हों, लेकिन क्योंकि मैं सभी ज़िले के यहाँ करा नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे भी कठिन नहीं, आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें दिए गए हैं सभी सरल भाषा में, लेकिन फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या कि प्रश्न दिखा दे रहा हूँ जो आए हैं। आपके ज़िले का जो भी मतलब खंड काव्य हो वो आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, मैं आपको सभी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। आगे भी हैं क्वेश्चन क्योंकि कई हैं, मैं नहीं संभव है कराना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने संपूर्ण पेपर का हल करा दिया है ना। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यदि आपके जो पिछले वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं, मैंने काफ़ी यूपी बोर्ड के पेपर हल कराए हैं, है ना। 2020 के 2019 के वो विज्ञान के भी कराए हैं, है ना। आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इन्हीं से तैयारी कीजिएगा। इनसे बहुत अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि एग्जामिनर हैं, इन्हीं से प्रश्न रखते हैं। ठीक है, तो मैं अगले प्रश्न पत्र की तैयारी करता हूँ, तब तक आप इतने कीजिएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।